नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे पश्चिम बंगाल के उस राजनीति की जिसने न केवल लोकतंत्र की मर्यादा को तार तार किया है बल्कि चुनाव आयोग जैसी संवैधानिक संस्था को भी कड़े कदम उठाने पर मजबूर कर दिया है। मामला है स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी SIR का। यह वही प्रक्रिया है जिसके जरिए वोटर लिस्ट को अपडेट किया जाता है, लेकिन इस बार आरोप लगे कि मुर्शिदाबाद, साउथ 24 परगना, पश्चिम मेदिनीपुर और जलपाईगुड़ी जैसे जिलों में AERO यानी असिस्टेंट इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर्स ने नियमों की अनदेखी की। जिन अधिकारियों के नाम सामने आए उनमें डॉक्टर सैफर रहमान, नीतीश दास, मुर्शिद आलम और दलियारे चौधरी शामिल बताए जा रहे हैं। आरोप यह है कि कुछ जगहों पर कथित तौर पर अपात्र लोगों के नाम जोड़े गए और कुछ वैध मतदाताओं के नाम हटाए गए। जब शिकायतें बढ़ी तो भारत निर्वाचन आयोग ने पहले नोटिस भेजा, फिर चेतावनी दी और अंततः 7 अधिकारियों को सस्पेंड करने का आदेश जारी कर दिया। यह सिर्फ प्रशासनिक कदम नहीं था, यह एक सख्त संदेश भी था। सवाल यह उठा कि क्या ये अधिकारी अकेले जिम्मेदार थे या उन पर राजनीतिक दबाव था। यहां विपक्षी दल भारतीय जनता पार्टी ने सीधे तौर पर आरोप लगाया कि यह सब तृणमूल कांग्रेस के इशारे पर हुआ ताकि 2026 के चुनाव से पहले वोट बैंक को मजबूत किया जा सके। भाजपा नेताओं का कहना है कि बंगाल में लंबे समय से वोटर लिस्ट को लेकर गड़बड़ियां होती रही हैं और इस बार आयोग ने सख्ती दिखाई है। दूसरी ओर TMC का कहना है कि यह कार्रवाई राजनीतिक प्रेरित है और केंद्र की सत्ताधारी भाजपा के दबाव में की गई है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने सार्वजनिक मंचों से कहा कि उनके अधिकारियों ने जानबूझकर कोई गलती नहीं की और राज्य सरकार अपने अफसरों का मनोबल नहीं तोड़ेगी। लेकिन लोकतंत्र में मनोबल से ज्यादा जरूरी है जवाबदेही। अगर चुनावी सूची में गड़बड़ी होती है तो उसका असर सीधे लोकतंत्र पर पड़ता है। यह विवाद नया नहीं है। 2021 के विधानसभा चुनाव के बाद भी पोस्ट पोल हिंसा को लेकर केंद्र और राज्य के बीच टकराव हुआ था। उस समय भी भाजपा ने TMC पर आरोप लगाए थे और TMC ने भाजपा पर माहौल बिगाड़ने का आरोप लगाया था। अब फिर वही दो दल आमने सामने हैं और बीच में खड़ा है चुनाव आयोग। राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि यह कार्रवाई 2026 के चुनाव से पहले बड़ा संकेत है। यदि आयोग इस तरह की सख्ती जारी रखता है तो राज्य सरकार पर दबाव बढ़ेगा। वहीं अगर जांच में अधिकारियों की व्यक्तिगत लापरवाही साबित होती है और राजनीतिक हस्तक्षेप का कोई ठोस प्रमाण नहीं मिलता तो TMC इसे अपने खिलाफ साजिश बताकर राजनीतिक लाभ लेने की कोशिश कर सकती है। सवाल यह भी है कि क्या यह घटनाक्रम बंगाल की राजनीति में संतुलन बदल देगा? क्या भाजपा इस मुद्दे को बड़ा चुनावी हथियार बनाएगी? क्या ममता बनर्जी इसे केंद्र बनाम राज्य की लड़ाई में बदल देंगी? और सबसे अहम, क्या आम मतदाता को भरोसा दिलाया जा सकेगा कि उसकी वोट सुरक्षित है? लोकतंत्र में चुनाव आयोग की साख सर्वोपरि होती है। यदि भारत निर्वाचन आयोग ने सस्पेंशन का कदम उठाया है तो निश्चित ही उसके पास प्रारंभिक आधार रहे होंगे। अब देखना यह है कि आगे की विभागीय जांच क्या निष्कर्ष निकालती है और क्या किसी बड़े राजनीतिक नाम की जिम्मेदारी तय होती है। पश्चिम बंगाल की जनता आज यह सब देख रही है। एक तरफ ममता बनर्जी का मजबूत जनाधार है, दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी की बढ़ती चुनावी ताकत, और इन दोनों के बीच खड़ा है चुनाव आयोग जो खुद को निष्पक्ष बताता है और अपनी संवैधानिक जिम्मेदारी निभाने की बात करता है। दोस्तों, यह मामला सिर्फ 7 अधिकारियों के सस्पेंशन तक सीमित नहीं है। मामला राजनीतिक विश्वसनीयता, प्रशासनिक जवाबदेही और आने वाले 2026 के चुनावों की नींव से जुड़ा हुआ है। जब भारत निर्वाचन आयोग ने पश्चिम बंगाल सरकार के अधीन काम कर रहे 7 AERO अधिकारियों को सस्पेंड किया तो यह संदेश सिर्फ कोलकाता तक सीमित नहीं रहा। यह संदेश दिल्ली तक गया, यह संदेश विपक्ष तक गया और सबसे अहम, यह संदेश बंगाल के मतदाता तक गया। आयोग ने मुख्य सचिव नंदिनी चक्रवर्ती को स्पष्ट निर्देश दिया कि विभागीय जांच तत्काल शुरू की जाए और पूरी रिपोर्ट निर्धारित समय में सौंपी जाए। इसका मतलब साफ है कि यह कार्रवाई प्रतीकात्मक नहीं बल्कि प्रक्रियात्मक है। अब जरा राजनीतिक परतें खोलते हैं। ममता बनर्जी लंबे समय से केंद्र सरकार और खासकर नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार की मुखर आलोचक रही हैं। संसद से लेकर सड़क तक उन्होंने कई मुद्दों पर केंद्र का विरोध किया है। ऐसे में जब चुनाव आयोग जैसी संवैधानिक संस्था उनके राज्य में कठोर कदम उठाती है तो इसे महज प्रशासनिक निर्णय मानना राजनीतिक दृष्टि से अधूरा विश्लेषण होगा। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश नेताओं ने तुरंत प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि यह तो बस शुरुआत है। उनका दावा है कि बंगाल में वर्षों से वोटर लिस्ट में हेरफेर की शिकायतें आती रही हैं, लेकिन इस बार आयोग ने ठोस सबूत मिलने पर कार्रवाई की है।
भाजपा यह भी कह रही है कि अगर जांच निष्पक्ष हुई तो कई बड़े नाम सामने आ सकते हैं। दूसरी तरफ तृणमूल कांग्रेस ने पलटवार करते हुए कहा कि भाजपा हार के डर से प्रशासनिक संस्थाओं का दुरुपयोग कर रही है। अब सवाल यह है कि क्या यह सचमुच वोटर लिस्ट में गड़बड़ी का मामला है या फिर राजनीतिक नैरेटिव की लड़ाई। एसआईआर की प्रक्रिया में लाखों फॉर्म की जांच होती है। यदि 4,90,000 से अधिक लोग सुनवाई में उपस्थित नहीं होते और 1 लाख से अधिक नाम कथित तौर पर अपात्र पाए जाते हैं तो ये आंकड़े अपने आप में गंभीर हैं। लेकिन इन आंकड़ों की व्याख्या कैसे की जाए? क्या यह प्रशासनिक चूक है, क्या यह लापरवाही है, या क्या इसमें किसी राजनीतिक उद्देश्य की बू आती है? पश्चिम बंगाल के कुछ जिलों में विपक्ष का आरोप है कि सीमावर्ती क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर नाम जोड़े गए। भाजपा के नेता दावा करते हैं कि बांग्लादेश से अवैध रूप से आए लोगों को वोटर सूची में शामिल करने की कोशिश की गई। हालांकि इन दावों की पुष्टि जांच के बाद ही संभव है। ममता बनर्जी ने इन आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए कहा है कि बंगाल की जनता को बदनाम करने की साजिश रची जा रही है। यहां एक और पहलू महत्वपूर्ण है। अगर चुनाव आयोग की कार्रवाई न्यायिक जांच में टिक जाती है तो यह बंगाल की प्रशासनिक व्यवस्था के लिए बड़ा झटका होगा। लेकिन यदि जांच में राजनीतिक दबाव या केंद्र राज्य टकराव की बू आती है तो यह आयोग की निष्पक्षता पर भी सवाल खड़े कर सकता है। इसलिए आने वाले महीनों में पारदर्शिता सबसे बड़ी कसौटी होगी। राजनीतिक रूप से देखें तो भारतीय जनता पार्टी पिछले कुछ वर्षों में बंगाल में अपनी पकड़ मजबूत कर चुकी है। 2019 के लोकसभा चुनाव और 2021 के विधानसभा चुनाव में भाजपा ने अप्रत्याशित प्रदर्शन किया था। हालांकि सत्ता में वापसी ममता बनर्जी की हुई, लेकिन भाजपा अब मुख्य विपक्ष बन चुकी है। ऐसे में हर प्रशासनिक विवाद चुनावी मुद्दा बन सकता है। दूसरी तरफ तृणमूल कांग्रेस ये नैरेटिव बनाने की कोशिश करेगी कि केंद्र की भाजपा सरकार और उसके प्रभाव में काम कर रही एजेंसियां बंगाल की चुनी हुई सरकार को अस्थिर करना चाहती हैं। टीएमसी के कई नेताओं ने पहले भी सीबीआई और ईडी की कार्रवाई को राजनीतिक बदले की कार्रवाई बताया है। अब चुनाव आयोग की सख्ती को भी उसी फ्रेम में पेश किया जा सकता है। लेकिन जनता का सवाल सीधा है, क्या मेरी वोट सुरक्षित है? क्या मेरा नाम सूची में सही है? क्या चुनाव निष्पक्ष होंगे? लोकतंत्र में अंततः मतदाता का भरोसा ही सबसे बड़ा पूंजी होता है। अगर वह भरोसा डगमगाता है तो कोई भी सरकार, चाहे वह कितनी भी मजबूत क्यों ना हो, नैतिक बढ़त खो देती है। इस पूरे विवाद का असर प्रशासनिक तंत्र पर भी पड़ेगा। अब हर जिला निर्वाचन अधिकारी और हर एआरओ अतिरिक्त सावधानी बरतेगा। हर दस्तावेज, हर सुनवाई और हर संशोधन को रिकॉर्ड में लाया जाएगा। यह डर का माहौल है या सुधार का अवसर, यह आने वाला समय बताएगा। और अंत में सबसे बड़ा राजनीतिक प्रश्न, क्या यह घटनाक्रम 2026 के विधानसभा चुनाव का टर्निंग पॉइंट बनेगा? क्या भाजपा इसे लोकतंत्र बचाओ अभियान के रूप में पेश करेगी? क्या ममता बनर्जी इसे बंगाल बनाम दिल्ली की लड़ाई में बदल देंगी? राजनीति में धारणा ही वास्तविकता बन जाती है और अभी दोनों पक्ष अपनी अपनी धारणा गढ़ने में जुट गए हैं। ममता बनर्जी, तृणमूल कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी और भारत निर्वाचन आयोग सबकी भूमिका इतिहास दर्ज करेगा, लेकिन फैसला बंगाल की जनता करेगी, बैलेट के जरिए। अब फैसला तथ्यों, जांच और कानूनी प्रक्रिया पर निर्भर करेगा। लेकिन इतना तय है कि इस बार नाम भी सामने हैं और सवाल भी सीधे हैं। लोकतंत्र की असली ताकत पारदर्शिता में है और आने वाले दिनों में यह तय होगा कि बंगाल की राजनीति किस दिशा में जाती है। अपनी राय जरूर दीजिए। मैं जल्द ही लौटेगा एक बड़े और नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।